नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शिवसेना सांसद संजय राउत की रातें आजकल ऑर्थर रोड जेल में करवट बदलते बदलते कट रही है। जेल में कैदी नंबर 8959 के पहचान से जाने जाते हैं राउत साहब। सुख चैन सब कुछ छिन चुका है उद्धव ठाकरे के दुलारे संजय राउत का। जेल में बंद है और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल पत्रा चौल घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने मुंबई में एक बार फिर से छापेमारी शुरू कर दी है। छापेमारी में ईडी को काफी अहम सुराग मिले हैं, जिससे संजय राउत की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। आज संजय राउत पर बढ़ती मुश्किलों पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जेल में तो संजय राउत का हाल बेहाल है, लेकिन खबर है कि ईडी एक बार फिर से एक्शन में है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी हुई है और ये बहुत सीक्रेट छापेमारी हुई है। हाँ। जिसमें मीडिया में भी कम रिपोर्ट्स है। इतनी ही रिपोर्ट्स है मीडिया के अंदर कि ईडी ने छापेमारी की मुंबई में कई ठिकानों पर, और उन ठिकानों का जो सीधा लिंक है वो पत्रा चाल घोटाले से है, जिनका सीधा लिंक संजय राउत के साथ है। अब ये जो छापेमारी हुई है उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि संजय राउत की अब जुडिशियल कस्टडी का टाइम खत्म होने वाला है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी का टाइम खत्म होने के बावजूद ऐसा माना जा रहा है संजय राउत को अभी ईडी जेल से बाहर नहीं निकलने देगी। जिस तरीके से नवाब मलिक, अनिल देशमुख जेल के अंदर ही सड़ रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई है, अभी वो कस्टडी में ही है, उनकी कस्टडी ही बढ़ाई जाती रही है। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का हाल है दिल्ली में सत्येंद्र जैन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बार बार बेल की कोशिश करते थे, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईडी कोई न कोई सबूत ऐसे रख देती है जिसके बाद जज साहब को लगता है कि इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, इनको जेल में ही रखा जाए। तो इसलिए अभी उनकी कस्टडी का टाइम उनका खत्म होने वाला है। तो इससे पहले ईडी ने एक छापेमारी की है। 2 टीम बनाई गई थे, मुंबई के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की गई, और जो ईडी के सूत्र बताते हैं उसमें पत्राचाल में ये जो प्रवीण राउत और संजय राउत हैं, दोनों के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि दोनों ने कंबाइंड तरीके से भी कुछ दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए हैं, पालघर के एरिया में। और जो अलीबाग वाला इनका प्रॉपर्टी है संजय राउत की, जो 10-10 फ्लैट खरीदे गए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन जो हुए थे वो अकाउंट से नहीं हुए थे, उसमें कैश का ट्रांजैक्शन भी हुआ था, और उस ट्रांजैक्शन के लिए भी कुछ सबूत इकट्ठे किए गए हैं। पहले ईडी ने उन लोगों को पकड़ा था जो लोग इनको फ्लैट बेच रहे थे, प्लॉट बेच रहे थे। तो जो प्लॉट बेचने वाले लोग हैं उसको अब ईडी गवाह के तौर पर सामने रख रहा है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और उन लोगों की तलाश की जा रही है। उसमें से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि संजय राउत के साथ जब डील हो रही थी इस प्लॉट की, तो उस समय उन्होंने पूरा पैसा अकाउंट से ट्रांसफर नहीं किया था, उसमें कैश का ट्रांजैक्शन भी हुआ था, और यही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब ईडी उन लोगों को सामने ला रही है, और इसके बाद एक बड़ा सबूत जो सामने लगने वाला है, और एक बड़ी बात जो है ईडी के लिए कि संजय राउत इतने प्रभावशाली नेता हैं कि जो गवाह हमने आपके सामने पेश किया, अभी तक हम उस गवाहों को छुपा कर रखे थे, इसलिए उनको कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब कोर्ट में उन गवाहों को पेश कर रहे हैं, उनकी बात बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। तो ऐसे में संजय राउत को तब तक बाहर नहीं निकाला जाए जब तक कि इनके ऊपर ट्रायल शुरू न हो जाए, चार्जशीट दायर न हो जाए, और ये न लगे कि अब सारे गवाह की पेशी हो गई है, सारे मामले सामने आ गए हैं और अब इनसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ईडी फिर से कस्टडी मांगेगी, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत पर सबूत मिल रहे हैं, और यही आधार है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि अब संजय राउत जेल में ही सड़ने वाले हैं, उनको बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा, इसलिए उनके भोंपू भी बंद होता दिखाई पड़ रहा है। और देखिए इस बीच छापेमारी हुई, ईडी की छापेमारी मुंबई में कई ठिकानों पर हुई। मीडिया में इतनी खबरें चली कि ये पत्राचाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी
इस बीच उद्धव ठाकरे ने कोई टिप्पणी नहीं की, उनका बयान सामने नहीं आया कि ईडी की ये छापेमारी। पहले आप देखते कि जो भी कोई भी ईडी की कोई कार्रवाई होती थी तो वैसे में संजय राउत सामने आ जाते थे, वो बता देते थे और बोलना शुरू कर देते थे, केंद्र सरकार के खिलाफ बात करना शुरू कर देते थे कि अब केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं जो मुंबई में परेशान कर रही है, हमारी सरकार है तो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है जी, मतलब जेल में ही सड़ेंगे। ईडी के पास लगातार सबूत मिल रहे हैं, पर क्या जेल में कोई नया साथी आने वाला है क्या? क्योंकि मोहित कांबोज ने एक बयान दिया है एनसीपी के एक बड़े नेता को लेकर, क्या सच्चाई है? बिल्कुल, ये मोहित कांबोज का बयान ऐसे समय में आया है जिसमें लग रहा है कि इसके बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बारी है। अजीत पवार का नंबर आने वाला है क्योंकि उनके खिलाफ कई मामले एक साथ चल रहे हैं। सिंचाई घोटाला में उनका नाम है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला में नाम है, 1500 करोड़ के करीब की संपत्ति उनकी सीज हो चुकी है, यानी उस पर ग्रहण लग चुका है, रिसोर्ट पाए गए। और जिस तरीके से कंबोज ने इशारा किया कि इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर विदेशों में संपत्ति अर्जित की है, इनके कई अकाउंट्स हैं, इनकी कई संपत्ति जो पहले से जब्त हो चुकी है, वो कहीं न कहीं इशारा करता है कि अगला नंबर दो बड़े नेताओं का हो सकता है। एक है अजीत पवार और दूसरा है प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी जांच चल रही है, उनकी संपत्ति भी सील कर दी जा चुकी है। उनका नाम नवाब मलिक की तरह ही आ रहा है। नवाब मलिक का जो प्रॉपर्टी के लेन देन का दाऊद इब्राहिम से संपर्क था, वही संपर्क प्रफुल्ल पटेल का भी है। इनके कुछ प्लॉट जो खरीदे गए थे उसमें इकबाल मिर्ची का नाम सामने आया था कि इकबाल मिर्ची के सह पर उनसे ही प्रॉपर्टी खरीदी गई है। और इकबाल मिर्ची कौन है? इकबाल मिर्ची या इकबाल कास्कर कह लें, ये दाऊद इब्राहिम का भाई है। दाऊद इब्राहिम से पूरा संपर्क, यानी उसी के नेटवर्क से एनसीपी का संपर्क रहा है, नवाब मलिक का भी, प्रफुल्ल पटेल का भी। और ये तो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि दाऊद इब्राहिम के इस पूरे गैंग से कहीं न कहीं शरद पवार का भी संपर्क रहा है, एनसीपी का पूरा नेटवर्क है। तो इसलिए प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, ये दोनों में से किसी का नंबर आने वाला है, वो इशारा हो चुका है। तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार की तो पोल खुलती जा रही है, पर अगर नई नई सरकार की बात करें, मुद्दा थोड़ा अलग है, लेकिन एक रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी को इतना ज्यादा भरोसा देवेंद्र फडणवीस पर क्यों हो रहा है? इलेक्शन समिति के लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दाव है अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के। क्योंकि अभी जो चुनाव अभियान चल रहा है उसमें कुछ राज्यों को टारगेट किया गया है, क्योंकि 2024 के अभियान में आप देखेंगे तो बड़े ज़्यादा सीटों वाले जो स्टेट हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, जिसमें बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। इनका लिस्ट में पहले नाम आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सारे सीटों को मिला दें तो 200 प्लस सीटें यहीं से आती हैं। और महाराष्ट्र में अभी जो राजनीतिक गतिविधियां बदली है पिछले 2 सालों में, उसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। और जो स्थितियां बदली उसमें देखा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसे कि जो गडकरी साहब को उस समिति से बाहर हटा दिया गया, क्योंकि गडकरी साहब जिस तरीके के बयान बीच में देते रहे, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार हो या फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, तो क्योंकि उनका थोड़ा ज़्यादा ही वो निष्पक्ष होने की कोशिश करने लगे हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी वो भूमिका नहीं रही जो पहले हुआ करते थे, तो इसलिए अब वहाँ पर रिप्लेसमेंट चाहिए और उस रिप्लेसमेंट के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया है। उनको रखा गया है कि अब महाराष्ट्र में आप खुलकर खेलें। आपने उद्धव ठाकरे को सबक सिखा दिया, अब शरद पवार को भी सबक सिखाना है। तो आप दोनों की जोड़ी जो है, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, ये दोनों मिलकर उद्धव और पवार को कांग्रेस के साथ ये तीनों का सुपड़ा साफ करना है। 48 में से
45 सीटें जीत कर आनी है और इसलिए टारगेट दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने। धन्यवाद। तो एक तरफ संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में एक नया भूचाल आ सकता है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने दावा किया है कि जल्द ही एनसीपी का कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हो सकता है। तो एनसीपी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है। महाराष्ट्र से एक एक भ्रष्ट नेताओं की पोल खुल रही है। अब देखना होगा उद्धव और शरद पवार कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।